बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वो प्लान जो लोग बनाए जा रहे थे एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान को माइनस करने के लिए, उसका एक बड़ा मोहरा जो इमरान खान की जमात में उन्होंने छोड़ रखा था जिसका नाम फवाद चौधरी है, उसके ज़रिए से हुकूमत जो जाल बुन रही थी या जो भी लोग इमरान खान को इसमें से खेल में से फारिग करने और इसको माइनस करने के लिए कर रहे थे, वो जो जाल बुना था उन्होंने, उस को आज मैं ये कहूँगा कि तकदीर ने बेनकाब किया है। किस तरह से बेनकाब किया है कि फवाद चौधरी ने को चंद ही मिनटों के बाद, बल्कि हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल बेनकाब हो गए। उन्होंने कहा जी कि मेरी चंद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई है और ये तासुर देने की कोशिश की कि वो एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं जो तहरीक इंसाफ को लीड करेगा या तहरीक इंसाफ हकीकी की शक्ल में या किस तरह, वो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो नाकाम हुआ। वो इस तरीके से नाकाम हुआ कि सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ने इस बात की तस्दीक कर दी कि फवाद चौधरी के साथ शाह महमूद कुरैशी की कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि उन्होंने ये कहा है कि मेरी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है, फ़लाँ से मुलाकात हुई है, फ़लाँ से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने असद कैसर का नाम भी लिया जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं। तो उन्होंने भी, असद कैसर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि मेरी फवाद चौधरी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है, और उन्होंने भी कहा कि हम इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, और यही बात शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने की है। अब आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी क्यों डट के खड़े हुए हैं। वो इसलिए भी डट के खड़े हुए हैं कि देखें, अगर कोई सेटअप ऐसा बनता है जो किसी भी साजिश के तहत तैयार होता है या किसी भी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत तैयार होता है, उसमें ज़ाहिर है हो सकता है कि क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब को ना मिले। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर मुझे नाअहल किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है या कोई और मुझे नुकसान पहुंचता है, तो मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी पार्टी की बागडोर संभालेंगे। तो एक समझदार आदमी, इज्जत के साथ किसी कोई क़यादत उसको मिलती हो तो वो बेइज्जती के साथ आगे बढ़ के किसी चीज़ की क़यादत या किसी चीज़ का मेंबर क्यों बनेगा। एक बात। दूसरी बात, असद कैसर ने जो है ना वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने और अली जैदी और दूसरे लोगों के साथ मुलाकात का कहा। बहरहाल किसी तरफ से अभी तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं आई और ना ही किसी रहनुमा ने उनकी बात में कोई हामी भरी है। तो इस तरह से ये लगता है कि फवाद चौधरी जो पहले ही ये कहने के हर थाली का बैंगन था, मतलब है कि नज़र आ रहा था कि वो जिस थाली में भी उठा के उसको रख दिया जाए वो उस थाली में जाने के लिए तैयार है। तो वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा था। देखें इमरान खान ने इस शख्स को कितनी इज्जत दी है, इस कदर इज्जत दी है कि आप सोच नहीं सकते। मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों को ये बावर कराना चाहूँगा। हाँ, एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि असद कैसर साहब ने भी इनकार कर दिया, और असद कैसर के इनकार के बाद ये चैप्टर तो क्लोज हो गया कि फवाद चौधरी जो जाल बुन रहे थे इमरान खान को उन्हीं की जमात में तनहा करने का, वो उनको नाकामी देखना पड़ी है। और फिर ये है कि मैं जो जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको, वो ये बात है कि देखें, हमारे तमाम सियासी जमातों के रहनुमा, मेरे लिए सब लोग मुअज़्ज़िज़ हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ANP के, जमीयत उलमा इस्लाम के, सभी मेरे लिए बाइसे वसत एहतराम। मैं इनके लिए एक अर्ज़ करूँ कि जब भी टूट फूट का शिकार जमातें होती हैं तो कौन से लोग हैं जो जमातों में को तोड़ने फोड़ने का किरदार अदा करते हैं। तो मैंने एक किताब आज आपके सामने ये रखी है, इसका हवाला मैं आपको देना चाहता हूँ। भैया ये ज़रा किताब मुझे दिखा देंगे, भैया ये किताब मुझे दिखा देंगे ज़रा। जी, मैं इस किताब का हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, आप तमाम मेरे पाकिस्तानी दोस्त जो सियासत से थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो ये किताब लिखी है वकील अंजुम साहब ने। इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इस किताब का जो टाइटल है वो सियासत के फ़िरऔन है, यानी पाकिस्तान में जो सियासी फ़िरौन हैं वो कौन लोग हैं और किन के बारे में है। ये किताब मुसन्निफ़ ने इसको बहुत अच्छे तरीके से तरतीब दिया है। अब इस किताब में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं अब ये किताब तो आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें ये बताना चाहता हूँ
कि मुसन्निफ लिखता क्या है, बताता क्या है हमें। हम अपने मुल्क में सियासत पर लिखी गई किताबों को ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, और फिर उनसे सीखते भी कुछ नहीं है अपनी तारीख से। और जो कौमें अपनी तारीख से कुछ सीखती नहीं है, वो आगे भी दुरुस्त तरीके से जो है ना वो चल नहीं पाती हैं। अब इसमें मुसन्निफ ने यह बयान किया है कि अंग्रेज़ों के वफादार जागीरदार ऐवानों में कैसे पहुंचे हैं, वो सारी इसको बताता है। और फिर ब्यूरोक्रेसी तक कैसे इन लोगों ने ये सब कुछ हासिल किया, और जागीरदारों में कौन कौन से खानदान हैं जो अंग्रेज के लिए पालिक हैं, वो कौन कौन से खानदान हैं जो अंग्रेज के लिए पालिक खानदान हैं। उस सियासी नवाजशात हासिल करके ये लोग हुकूमतों में पाकिस्तान बनने के बाद एक मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया, जिसमें उन्होंने बताया हुआ डेरा गाजी खान के मज़ारी हैं, और डेरा गाजी खान के लगारी हैं, और डेरा गाजी खान के दरेशक हैं, डेरा गाजी खान के खोसे हैं, भावलपुर के नवाब हैं, खानगढ़ के नवाबजादे हैं, मुजफ्फरगढ़ के गोरमानी हैं, लुडन के दौलताने हैं, मुल्तान के कुरैशी हैं, मुल्तान के गिलानी हैं, मुल्तान के गर्देजी हैं, खानीवाल के डाहे, लाहौर के ममदोट, लाहौर के मोक्कल, लाहौर के गजलबाश, लाहौर के कलां शेख, लाहौर के बुखारी फ़कीर, रब्बा के मरजई, गुजरांवाला के चट्ठे, गुजरात के नवाबजादे, पीर कमालिया के खरल, जंग के सैयद सयाल रजवे, सरगोदा के टवाने, सरगोदा के नून, जहांआबाद के टवाने, पिंड दादन खान के खोखर, जेलम के राजे, दारापुर, जेलम के चिब राजे, रावलपिंडी के गखड़, रावलपिंडी के अलीपाल, अटक के गोंदल, अटक के जोधरे, अटक के घीबे, अटक के खट्टड़, अटक के मखड, अटक के अवान, कालाबाग के नवाब, ईसा खेल के न्याजी, मियाँ वाली के मियाँ और मियाँ वाली के बच्छर। ये इन लोगों के बारे में सियासत का फिरौन, ये इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत ही प्यारी किताब है। मैं सियासत के तालिब इल्मों को ये रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को पढ़ें। आप पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा कि आप ये समझेंगे कि जैसे फवाद चौधरी है। देखिए, मैं इमरान खान का कोई वकील नहीं हूं कि मैं उनका यहाँ दिफा कर रहा हूं। मैं तो सियासत से सीखने वाला आदमी हूँ, सियासत का तालिब इल्म हूँ, सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, सीखता हूँ और अपने आगे लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे इससे सीखा जाए। अब मेरे कहने का मकसद ये था कि ये जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, इनके बारे में आप पढ़ें, किस तरह जो बर्रे सगीर में आज़ादी की तहरीक चली थी, मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद की, इस आज़ादी को कुचलने के लिए इन खानदानों ने क्या किरदार अदा किया, और फिर अंग्रेज से बड़ी बड़ी जायदादें लेकर पाकिस्तान बनने के बाद ये मुअज़्ज़ज़ बनकर एक बार फिर मेरे और आपके और आम आवाम के सरों पर ये आ बैठे, जिन्हें हम आजकल इलेक्टेबल्स के नाम से याद करते हैं। और ये इलेक्टेबल्स हमारे सरों पर बैठ जाते हैं, फिर हुकूमतें तोड़ने, बनाने और जोड़ने का काम यही लोग करते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इनको पता होता है कि ये लोग पहले ही बड़े लालची हैं, और ज़मीनें लेकर, जायदादें लेकर, पैसे की खातिर, कारोबार बचाने की खातिर, मिलें, फैक्ट्रियां बचाने की खातिर, अपने ज़राए आमदनी बचाने की खातिर, अपनी आसाइशें और अपना आराम बचाने की खातिर इन लोगों को आसानी के साथ काबू किया जा सकता है। तो यही लोग हैं जो पाकिस्तान में आज तक जितनी सियासी बदअमनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब भी लोगों को तोड़ा गया, यही इलेक्टेबल्स तोड़े गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जब लोगों को तोड़ा गया, तो यही इलेक्टेबल्स थे जो इधर से उधर चले जाते हैं और उधर से इधर चले जाते हैं। अब ये 40-50 लोग और 40-50 खानदान मैंने आपको गिनवाए हैं, यही इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं, और फिर हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं, सियासी जमातों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बस मेरी आपसे यही दुआ है कि हम सब मिलकर एक दुआ करें कि जो जो पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है, ए अल्लाह करीम उस शख्स को निस्तो नाबूद कर दे। कोई भी है वो, कोई भी जो आदमी है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने का जिम्मेदार है, ए मेरे रब करीम उसको बर्बाद कर, जो मेरे इस देश को, जो बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिशों से, बड़ी कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ है। उम्मीद है कि मैं कोई इस किताब लिखने वाले का वो नहीं हूं कि उसका इश्तिहार आपको दे रहा हूं। मैं ये कहता हूं ये किताब पढ़ें, सीखें, देखें कि क्या होता है और कैसे ये लोग हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। तो बचे इन खानदानी लोगों से, ये जो कहते हैं अपने आप को खानदानी है, ये बड़े खानदान नहीं है, ये छोटे लोग हैं, सारे विक जाने वाले लोग। बचो इन्हों तो अपनी सियासत में बचाओ। आवाम ऐसा मिलकर सोचें कि मेरे वतन, मेरे मुल्क के लिए, इसके दिफा के लिए, इसकी सलामती के लिए और इसको बचाने के लिए जो लोग सरगर्म हैं, उनका साथ दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनकी कुर्बानियों को मत भूलिए। मेरे वतन के चप्पे चप्पे पर इस वक्त दुश्मनाने वतन की साजिशों का जाल बिखरा हुआ है, और वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने वालों का साथ दीजिए।
अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। हिफाजत अल्लाह करेगा, कोशिश आपने करनी है। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी मेरी और आपकी, फिर किसी मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।